डियर स्टूडेंट्स, आज हम सजीवों की जीवन प्रक्रिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर की जीवन प्रक्रियाओं में पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि प्रक्रिया और हड्डियों का ढांचा आदि को सम्मिलित किया गया है। यह भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाएं सभी सजीवों में पाई जाती है। उनमें से एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया है वो है प्रजनन। लेकिन प्रजनन उस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता, अपितु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने में सहायता करती है। प्रजनन तथा प्रजनन के प्रकार। प्रजनन एक सजीव से उसी प्रकार का नया सजीव बनाने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति की उत्क्रांति के लिए प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रजनन के मुख्य 2 प्रकार हैं। अलैंगिक प्रजनन अर्थात युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव के निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा है लैंगिक प्रजनन। जब प्रजनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। अलैंगिक प्रजनन 2 युग्माणुओं के संयोग के बिना यह प्रजनन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन 2 युग्माणुओं के संयोग से होता है। दूसरा पॉइंट है अलैंगिक प्रजनन में नवजात सजीव मूल सजीव जैसा ही होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 विभिन्न जनुकों से तैयार होने वाले सजीव में गुणधर्म जनुकों के समान तो कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। तीसरा है गुणसूत्री विभाजन द्वारा नए सजीव का निर्माण अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के द्वारा नए सजीव का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। अलैंगिक प्रजनन और उसके प्रकार। अलैंगिक प्रजनन आदिकेंद्रकीय सजीव अर्थात एक कोशिकीय सजीवों में तथा बहुकोशिकीय सजीवों में अलग अलग पद्धति से होती है। एक कोशिकीय सजीवों में अर्थात आदिजीवियों में इनके विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अमीबा में द्विविभाजन होता है, इसे साधारण द्विविभाजन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार अन्य एक कोशिकीय सजीवों में बहुविभाजन और मुकुलन भी देखा गया है। बहुकोशिकीय सजीवों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, उसमें पहला है खंडीभवन, दूसरा पुनर्जनन, तीसरा मुकुलन, चौथा शाकीय प्रजनन और 5वां है बीजाणुओं का निर्माण। सजीवों में द्विविभाजन की प्रक्रिया जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, अमीबा में साधारण द्विविभाजन होता है, जिसमें क्योंकि अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता और उसके किसी भी अक्ष से विभाजन होता है, जिसमें जीव द्रव्य का विभाजन और जनक अमीबा से नवजात अमीबा का निर्माण होता है।
दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है पैरामीशियम, जिसमें क्षैतिज द्विविभाजन को दर्शाया गया है। वहाँ पर भी जनक पैरामीशियम से नवजात पैरामीशियम का निर्माण दिखाई दे रहा है। तीसरा चित्र जो है वह है युग्लिना, जिसमें ऊर्ध्वाधर विभाजन को दिखाया गया है और जनक युग्लिना से नवजात युग्लिना का जन्म होता है। यहाँ पर तीनों ही प्रक्रिया में केंद्रक और जीवद्रव्य का विभाजन होता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है बहुविभाजन, जो कि अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदिजीवी जब प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तब इस पद्धति के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय अपर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है तब अमीबा कूटपाद तैयार नहीं करता और अपनी हलचल रोक देता है। वह गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। इस आवरण युक्त कठोर संरक्षक को पुटी या सिस्ट कहते हैं, जो दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पुटी के अंदर केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है और अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तब तक वह पुटी में ही रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति में पुटी का आवरण फट जाता है और उनमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। तीसरी पद्धति है मुकुलन, जो कि चित्र में आपको दिखाई दे रही है, जिसमें किण्व कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई दे रही है। अनेक किण्व कोशिकाओं को एक एक छोटा उभार दिखाई देता है। मुकुलन पद्धति से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। किण्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा दो नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है और इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका में एक छोटा सा उभार आता है। यह उभार अर्थात मुकुल होता है। दो नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है और मुकुल की पर्याप्त वृद्धि के होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में बढ़ने लगता है। बहुकोशिकीय सजीवों में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें पहली प्रक्रिया है खंडीभवन। यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है, जिसमें जनक सजीव के शरीर के अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होता है और प्रत्येक खंड से एक नवजात सजीव के रूप में जन्म। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है पुनर्जनन अर्थात रीजनरेशन। कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के दो टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से दो दो नवजात प्राणियों का जन्म होता है। इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। तीसरी जो पद्धति है वह है मुकुलन अर्थात बडिंग। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर एक उभार तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण एक छोटे हाइड्रा में होता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही होता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है तो वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है।
होता है। चौथी जो पद्धति है वह है शाकीय प्रजनन। वनस्पतियों में जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल जैसे शाकीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं। आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं या घातवर्ण वनस्पति के पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। गन्ना, घास इन वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से भी शाकीय प्रजनन होता है। पांचवी जो पद्धति है वह है बीजाणुओं का निर्माण। म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है, उन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। उनकी बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है और वह फूट जाती है। बीजाणु जब बाहर निकल आते हैं तब ये बीजाणु उचित तापमान, आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं तथा उनसे नए कवक जाल का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन सदैव दो जनक कोशिकाओं की सहायता से होता है। वे दो जनक कोशिका अर्थात स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक होते हैं। लैंगिक प्रजनन में मुख्यतः दो प्रक्रियाएं होती है। पहला है युग्मक का निर्माण। इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में आधी हो जाती है तथा अर्धसूत्री या अर्धगुणी युग्मक की निर्मित होती है, इसलिए यह जनक कोशिका अगुणित होती है। दूसरी जो स्टेप है वह है फलन। इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का संयोग होकर एक द्विगुणित डिप्लॉइड जायगोट या युग्माणु की निर्मित होती है और इसे ही फलन कहते हैं। यह युग्माणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर भ्रूण तैयार करता है और भ्रूण की वृद्धि होकर नवजात सजीव का निर्माण होता है। प्रजनन और आधुनिक तकनीक। कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान प्राप्त नहीं होती, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं पर मात कर पाना संभव है। इसी के अंतर्गत IVF, स्थापन मात्राओं यानी सरोगेसी, वीर्य बैंक आदि तकनीकों की सहायता से अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्त हो सकती है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक में फलन की प्रक्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। दूसरा है स्थापन मातृत्व यानी सरोगेट मदर। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता, वे स्त्रियां सरोगेट मदर इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती है। तीसरा है वीर्य बैंक। कई दंपतियों के पुरुषों में संतान प्राप्ति संबंधी समस्या होने पर इस बैंक की सहायता ली जा सकती है। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन की जो मुख्य इकाई है वह है पुष्प। पुष्प जो है लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। पुष्प में बाहर से अंदर की ओर क्रम से कुल 4 मंडल होते हैं जो चित्र में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर की ओर है बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, उसके अंदर दलपुंज यानी करोला, पुमंग, एंड्रोशियम और आंतरिक जो संरचना है वह है जायांग यानी गायनेशियम। इनमें से पुमंग और जायांग ये प्रजनन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल एसेंशियल वॉल्स कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आंतरिक मंडलों की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त मंडल कहते हैं। पुमंग यह नर दल है,
इसके घटक दलों को पुंकेसर कहते हैं और जायांग यह स्त्री दल है, इसके घटकों को स्त्री केसर कहते हैं। परागण। परागण अजैविक घटक जैसे हवा, पानी अथवा जैविक घटक कीटक, पक्षी या अन्य प्राणी की सहायता से होता है। परागण के समय वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है और इस चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने से वे अंकुरित होते हैं, अर्थात उनसे 2 पुयुग्मक तैयार होते हैं और एक दीर्घ परागनलिका का निर्माण होता है। परागनलिका 2 पुयुग्मक का वहन करती है और भ्रूण कोश तक पहुंचती है। वहाँ परागनलिका का अंतिम सिरा फट जाता है और दोनों पुयुग्मक भ्रूण कोश में छोड़ दिए जाते हैं। उसमें से एक पुयुग्मक का स्त्री युग्मक से संयोग होकर जायगोट यानी युग्मक का निर्माण होता है और इसे ही फलन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। परागण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। जब परागण की प्रक्रिया एक ही फूल या उसी वृक्ष के 2 फूलों में होती है तब उसे स्वयं परागण कहते हैं। जब परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न वनस्पतियों के फूलों में होती है तब उसे परपरागण कहते हैं। धन्यवाद।